Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए CDP पेपर 2 के लिए आप लोगों के कंटिन्यूस जो क्वेश्चन पेपर हैं वो चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का हमने टारगेट रखा है 2011 से 2024 तक सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर देखिए आप लोगों का है 2014 का क्वेश्चन पेपर है जो फरवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जीन पियाजे की थ्योरी का क्वेश्चन है। तो देखिए पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ग्राफ है जो जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत को दर्शाता है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर फोर्थ है। तो देखिए एक तरफ आपको विकास दिया गया है और दूसरी तरफ बच्चे की एज दी गई है। तो देखिए पियाजे की अगर हम लोग बात करें तो पियाजे ने जो अपनी थ्योरी है उसमें 4 स्टेजेस दी हैं। कौन कौन सी हैं? तो देखिए सबसे पहले आपकी सेंसरी आती है, ठीक है, सेंसरी आती है। उसके बाद आपकी क्या आती है? प्री ऑपरेशनल आती है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है। उसके बाद देखिए इन्होंने दी है अपनी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट के बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस हैं। मतलब इन्होंने जो बच्चे का विकास है वो आयु के अनुसार एक इंटरवल में चलता है, ठीक है। जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है वैसे ही उसका डेवलपमेंट भी होता चला जाता है। तो इन्होंने स्टेजेस में बच्चे के डेवलपमेंट को बांटा है स्टेजेस में कि मान लीजिए सेंसरी मोटर स्टेज है जो आपकी 0 to 2 होती है। उसके बाद जो बच्चे की एज होगी वो 2 से 6 वर्ष तक की होगी। उसके बाद 7 से 11 वर्ष की होगी। उसके बाद 11 से आपका एवब आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कंडक्ट की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो सही ग्राफ हो जाएगा वो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। जो बच्चे का विकास है वो उसके लिए इन्होंने इंटरवल्स दिए हैं, स्टेजेस दिए हैं। तो स्टेजेस में होना चाहिए ना कि कॉन्टिन्यूस है। इस तरीके का ग्राफ इनकी थ्योरी में नहीं मिलता। तो ये तीनों यहाँ पर गलत होंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है एक अध्यापक या फिर अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। तो उसने ये अनुमान किस चीज़ पर, मतलब कौन से सिद्धांत पर आधारित होकर के बनाया है? तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध रखता है। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है या फिर विकास निरंतरीय होता रहता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो देखिए यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात की गई है, अलग अलग की होती तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें होती। निरंतर होता रहता है, यहाँ पर देखिए निरंतरता की बात नहीं हुई है। ना ही जो यहाँ पर ये लिखा गया है कि उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है तो ये भी यहाँ पर नहीं सही होगा। बल्कि किस चीज़ पर ये अनुमान लगा रहे हैं कि विकास जो होता है वो क्या होता है? एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति होती है, ऑर्डरली सीक्वेंस होता है इसका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसीलिए सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मानवीय विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है। देखिए जो परिवेश की भूमिका होती है वो स्थिर सी रहती है। तो देखिए तो यहाँ पर गलत होगा। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित, देखिए प्रकृति की भूमिका पर आधारित नहीं होते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो विकास है वो क्या है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के साथ डिफर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए जो लास्ट में लिखा गया है कि भारत सरकार की विविधात्मक क्षतिपूर्ता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित। तो देखिए प्रकृति की भूमिका, सिर्फ प्रकृति की भूमिका यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित होता है बलात्मक अधिगम, चिंतन एवं समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार या फिर अंतःक्रिया एवं सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत या फिर परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों के समझौतापूर्ण एवं प्रतिरोधात्मक सामाजिकरण, मूल्यों और अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? तो देखिए यहाँ पर समाजीकरण के संदर्भ में पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा? अंतःक्रिया हो जाएगी और सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामूहिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? नेगेटिव पूछा गया है। बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम या फिर शाब्दिक शिक्षण की
आवश्यकता। तो देखिए नेगेटिव पूछा गया तो कौन सा यहाँ पर है, तो देखिए बच्चों की अधिगमात्मक तत्परता, ये भी बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, ये भी बिल्कुल सही है। और डिस्कवरी लर्निंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही इनकी थ्योरी में। कौन सा नहीं है, तो वो है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, जो शाब्दिक शिक्षण है उसकी आवश्यकता। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव पूछा गया था, तो वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कोल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं न कि सामान्य प्रतिमान, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, या फिर विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा, तो देखिए सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। इन्होंने क्या किए हैं, काफ़ी सारे चरण दिए हैं अपनी थ्योरी में, तो वो क्या है, वो एक दूसरे से क्या है, चरणबद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कक्षा में वास्तविक संसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक एवं छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। देखिए पारंपरिक रचनात्मक जो अध्यापक केंद्रित होता है, या फिर सामाजिक रचनात्मक, तो यहाँ पर देखिए कौन सी क्रियाविधि सही हो जाएगी, तो वो है यहाँ पर देखिए सामाजिक रचनात्मक। जब क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो वास्तविक संसारिक समस्याएं हैं, जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक एवं छात्र एक दूसरे के अनुभवों से देखिए परस्पर चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो सामाजिक रचनात्मक कक्ष होता है उसको हम ये चीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में है। तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र, धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। नेक्स्ट दिया गया है समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों एवं सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, या फिर ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्य में सहायक हो। तो देखिए अगर समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ सही हो जाती समावेशी शिक्षा के लिए, कि चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, रंग के हों, क्षेत्र के हों, तो समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी की गई है, प्रगतिशील शिक्षा की, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है भाषा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका जाता है। देखिए कम से कम वाला आपको बताना, मतलब एक तरीके से नेगेटिव ही मान के चलिए, यहाँ पर पूछा गया है आपसे आनुवंशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा, या फिर विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो देखिए पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कम इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आनुवंशिकता की बात भी करते हैं, ये ईगोसेंट्रिक बात भी करते हैं, एक्टिव जो एक्टिव होता है बच्चा, ठीक है, उसकी बात भी करते हैं। लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया, देखिए सोशल इंटरेक्शन की बात कौन करते हैं, तो लेव वाइगॉत्स्की करते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है आपके लिए, क्योंकि आज के टाइम पर ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछा गया है यहाँ पर कि स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापने के अनुसार यहाँ पर म्यू दिया गया है, सिग्मा दिया गया है, और पूछा गया कि इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए एक कर्व होता है जहाँ से आप लोगों को पहचानना पड़ता है, z दिया गया होता है। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि फॉर्मूला इसका जो होता है वो होता है z = x माइनस क्या हो जाता है आपका म्यू बटे सिग्मा, क्या होता है म्यू बटे सिग्मा। तो यहाँ से z की वैल्यू निकाली जाती है, वो ग्राफ से देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आज के टाइम पर नहीं पूछी जाती, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में अब नहीं आते हैं, तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखिए निम्न में से कौन सा निरीक्षण हॉवर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक होती हैं, या फिर अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो देखिए पूछा गया हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का जो समर्थन करता है वो है ऑप्शन नंबर 1, कि मस्तिष्क के अगर एक भाग में क्षति हुई है तो केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को ही वो प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है योग्यता एवं योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विद्यार्थी समूहों में बेहतर सीखते हैं। अबाध और प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। छात्र जो असहिष्णु होते हैं
वह भेदों को स्वीकार नहीं करते। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापिका को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, जहाँ पर हम विभिन्न चीज़ों की मतलब बच्चों की योग्यताओं को देखते हुए उनके लिए विभिन्न शिक्षण का इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि हम विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को ही अपनाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत भी। संकल्पनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर और अभिन्न अंग है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण या फिर रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो रचनात्मक आकलन होता है वो कभी कभी संकल्पनात्मक हो सकता है और इसके विपरीत भी हो सकता है। मतलब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो समटाइम्स भी समेटिव असेसमेंट एंड वाइस वर्सा। तो ये पॉइंट यहाँ पर सही है। इसके अलावा कि हम समय समय पर विकास का सार प्रस्तुत करेंगे, बच्चे को श्रेणीबद्ध करेंगे, या फिर ये निरंतर होता है, अभिन्न अंग है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएंगे। कौन सा सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, एक अध्यापक या फिर अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अभिविधानात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र जो कॉन्सेप्ट मैप होता है का निर्माण करने को कहती है। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट मैप होता है वो क्या होता है, विद्यार्थी की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रही है, रचनात्मक आकलन कर रही है, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है, या फिर छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों मतलब रूब्रिक्स के विकास का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चा का क्या कर रही है, रचनात्मक आकलन कर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, या फिर वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो यहाँ पर जो मूल्यांकन है ब्लूम के अनुसार एक समाधान की तार्किक सुसंगतता जो होती है उसका परीक्षण करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, या फिर विद्यार्थी द्वारा स्वीकृत हेतु अघनात्मकता एवं क्रोध का प्रयोग करना। तो देखिए क्रोध का प्रयोग तो नहीं करना है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो देखिए छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग करते हुए हकलाने का समस्या से निपटा जा सकता है। तो देखिए किस चीज़ से निपटेंगे, डिक्टेटिव स्पीच से, या फिर प्रोलॉन्ग स्पीच से, प्रैग्मेटिक स्पीच से, या फिर यहाँ पर हो जाएगा लंबित वाक। तो देखिए कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही पॉइंट होगा। तो हकलाने की यहाँ पर प्रॉब्लम है बच्चे को, तो जब हम प्रोलॉन्ग स्पीच देंगे, प्रवर्धित वाक देंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ सही हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सीखने में असक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करता है सहयोग पर बल देना, और गैर अधिगमात्मक तकनीकें जैसे कि तत्काल सूचनात्मक, बुद्धिपूर्वक, गर्वषणा या फिर सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्न में से कौन से प्रारूप से संबंध है। तो देखिए संग्रहित अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम, उपचारात्मक प्रत्युत्तर, या फिर अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है, तो वो है संग्रहित अधिगम मतलब एम्बेडेड लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए समावेशी कक्षा वह है जहाँ तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले। देखिए न्यूनतम श्रेणी प्राप्त करने की यहाँ पर बात हुई तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। भार कम करने के लिए भी नहीं करते हैं। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी, देखिए अधिकाधिक समाधान करने की संभावना में, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 ही बचता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण एवं सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त होगा। अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिगम अभ्यास,
उसे अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके एवं व्यस्त रह सके। विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना या फिर संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सही पॉइंट है वो है विषयों। देखिए विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्न में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। तो देखिए विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, इस वजह से छोड़ते हैं। तो देखिए इस वजह से तो नहीं छोड़ते। अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला न होना एवं उन्हें कम आय देना, तो देखिए ये भी यहाँ पर कारण नहीं है। बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना, तो देखिए ये भी रीज़न नहीं है। बल्कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना, यही वजह है सबसे बड़ी कि बच्चे क्या करते हैं, बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अधिगम अक्षमताएं वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं होती। पठन अक्षमता के पर्याय हैं या फिर सामान्य और उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। समय और हस्तक्षेप के स्वरूप ही उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। तो देखिए जो अधिगम अक्षमताएं होती हैं, लर्निंग डिसएबिलिटीज होती हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, सामान्य या फिर उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए समस्या समाधान प्राय उन विद्यार्थियों में सफल है जहां परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या है, कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल देता है, या फिर अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा, तो देखिए परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता एवं शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, आज्ञात्मक तार्किकता के अनुरूप पर आधारित हैं, या फिर पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, या फिर कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा, तो यहाँ पर देखिए अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जो अध्यापक या फिर अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती है उसके लिए निम्न में से कौन सा समुचित मार्ग है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। फर्स्ट है, उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, या फिर उसने बार बार की जाने वाली सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए, या फिर उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ और अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं, या फिर अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को शुद्ध करती हैं तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा कि उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ और अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कौशल है जो भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं रखता, जो इमोशनल इंटेलिजेंस से नहीं रखता है। भावात्मक बुद्धि भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना, या फिर कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो देखिए कौन सा यहाँ पर नहीं होगा, नेगेटिव पूछा गया है, तो वो है भावनाओं की आलोचना, क्योंकि देखिए प्रबंधन भी सही है, जागरूकता भी सही है और मैत्रीपूर्ण व्यवहार यहाँ पर भी आप लोगों के इमोशंस होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध रखता है। समय अंतराल से, भावनाओं की पराकाष्ठा, अनुकूलन का स्तर, या फिर विचारों का घनत्व। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो वो है अनुकूलन का स्तर। ठीक है, क्या हो जाएगा, उनका जो एडेप्टेशन है, लेवल ऑफ एडेप्टेशन, वो यहाँ पर ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। व्यवहारवादी करते हैं, समाज सांस्कृतिक करते हैं, संज्ञानात्मक करते हैं, फिर मानवीय करते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो यहाँ पर देखिए ह्यूमनिस्टिक हो जाएगा, ये मानवीय हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध रखता है? तो देखिए, व्यवहारवादी है, पारिस्थितिकी है, रचनावादी है या फिर सामाजिक रचनावादी होगा। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, तो वो है पारिस्थितिकी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? इकोलॉजिकल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस चीज़ से वातावरण से संबंध रख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? बच्चों को महसूस कराने के लिए कि उसे कक्षा में सबके सामने बार-बार डांटना चाहिए, तो डांटना नहीं है बच्चे को। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बोला गया है बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। तो देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप उस जगह बैठा सकते हैं बच्चे को जहाँ पर बच्चे का ध्यान कम भंग हो। ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति नहीं देंगे, ना ही स्फूर्तियुक्त बनाने के लिए बीच बीच में अवकाश देना, तो ये भी यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो देखिए कौन सा सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज आप लोगों की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।